तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। v इज इक्वल टू बी रूट एक्स से ये मूव कर रहा है along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। स्पीड निकालनी है टाइम टाउ पे। अज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। यस और सर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो कैलकुलस से, क्या है, v इज इक्वल टू, अगर b रूट एक्स दे रखा है तो आप लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया डी एक्स एक्स बाई डी बाई टी डी के टी इज डी इक्वल टू बी रूट एक्स। और इससे मेरे ख्याल से आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट? इतना तो आपको आता सर, है। फिर एक बार इंटीग्रेट भी करना हाँ, है। मतलब इसको रूट एक्स नीचे ले जाके डी टी उधर ले जाके इंटीग्रेट करोगे, उससे एक्स और टी के बीच में रिलेशन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी एट टाइम टाउ आ जाएगा, है ना? यस सर। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि भाई देखो, आपने जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। तो मतलब जो वेलोसिटी है ये रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है। और ये देखते ही आपको याद आना चाहिए इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2as। याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम्म, या x की जगह, s की जगह x भी हो सकता है अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो, है ना? यस सर। तो जब हमने इससे साथ इसको कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, b इज इक्वल टू रूट 2a। दैट मीन्स v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 80, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी। दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर t बाय 2। तो आंसर हो गया b स्क्वायर टाउ बाय 2, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, है ना? कोई डिफरेंशिएशन यस इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक डायरेक्ट हो जाएगा, है ना? तो मुझे ध्यान रखना, इसका छोटा सा बात है, कोई खास डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कि अगर वेलोसिटी रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टिकल एट, देखो सेम क्वेश्चन है, ये 2006 में आया है, यस सर। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या बोला है, यस। वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है। ओके सॉरी, वेलोसिटी इक्वल अल्फा रूट एक्स है, मतलब क्या है, v जो है वो रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर आगरा। समझ में आई बात? सर, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स इक्वल्स अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 है। आया ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया यस। ना। हम्म, यस। तो देख रहे हो, फटाक से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसको? आप यस। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करोगे एग्जाम के बीच में, और मैं इसको बोलूंगा एज अल्फा रूट एक्स है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हाफ ए टी स्क्वायर खत्म। मुझे लगेगा 5 सेकंड, आपको लगेगा 30 सेकंड 40 सेकंड मिनिमम, मे बी 1 मिनट, है ना? यस सर, एक मिनट। तो मैं तो एडवांटेज में आ जाऊंगा ना आपसे। हम्म, यस सर। तो इसीलिए बता ये, मुझे मालूम है डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आया नहीं है, हम लोगों ने जो क्लास में, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं जेई में, इवन जेई एडवांस में उसके बराबर ही आता है, उससे डिफिकल्ट नहीं आता। चलो, the velocity time graphs of a car and a scooter are shown in figure. The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds, the time at which the car will catch up with the scooter are। देखो भैया 15 सेकंड में, अच्छा ये है आपका स्कूटर का डायग्राम, स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, यस। और ये आपके कार का डायग्राम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ कितनी देर में, अच्छा पहले तो बोला है कि 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन कार एंड स्कूटर का क्या फर्क होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, है ना? क्या करना है बेसिकली, इस ऊपर वाले एरिया में से ये वाला येलो वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है ना? देख, यस सर। दिख रहा है यस सर। है ना? रेड वाले एरिया में से ये येलो वाला एरिया, या इसको काम करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है ना? यही है ना, कोई दिक्कत?
अब देखो बात ये है, यहाँ 15 30 45 है ना। आप सिंपल भी कर सकते हो, इसमें क्या, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस रेक्टेंगल का एरिया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है है यस ना। सर। या क्या कर सकते हो, देखो ये कोई सुपीरियर मेथड नहीं, मैं बस ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। अलग अलग मेथड जानने से क्या है ना कि एक मेथड से सॉल्व हुआ और आपको आप मान लीजिए कि एक मेथड से आपने सॉल्व किया, आपका आंसर गलत आ गया, उसी मेथड को जब एग्जाम में दोबारा अटेम्प्ट करते हो तो होता क्या है कि सेम गलती रिपीट करते हो, होता है कि नहीं होता। अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ तो बार बार सेम गलती करते हो कि नहीं करते हो, आदत होती है कि नहीं होती यस सर। है ना। तो इट्स बेटर टू हैव टू मेथड्स, राइट। कि एक मेथड से अगर गलत आ गया तो काम करते हैं दूसरे मेथड ट्राई करते हैं, अगर उससे भी सेम आंसर आ रहा है मतलब शायद क्वेश्चन गलत है ना। या आपने कॉन्सेप्चुअल को एरर कर रखा है, बार यस बार एक ही चीज को चेक करने से बेटर हो तो दोबारा अलग तरीके से सॉल्व कर लो। तो क्या है कि मुझे इस रेड एरिया में से ये पर्पल एरिया सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने बोला एक तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। ट्राइंगल का एरिया कितना है सर, ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू 15 इंटू 45, 1/2 इंटू 15 इंटू 45, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस इस रेक्टेंगल के एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 15। तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, -7.5 इंटू 15 आ गया, दैट इज -1 2.5 आ गया। मतलब कि स्कूटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन कंपेरिजन टू कार, ठीक है। और कितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा 1 1 2.5। तो या तो ये यस आंसर करेक्ट है या ये आंसर करेक्ट है, हाँ या ना। दूसरा यस तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करी, आपका आंसर 225 आ गया, यहाँ 225.5 दे रखा है, अपने लोग कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, क्या तो नहीं कर दिया, मान लीजिए आपको 250 आ गया समाव, आपने या आपने ये हाफ लगाना आप भूल गए तो आपका आंसर कुछ और ही आ गया, ठीक है। आपने सोचा दूसरा तरीके से ट्राई कर लेते हैं, तो दूसरा तरीका आपने बोला मैं काम करता हूँ सर कि मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। यस सर। तो इसका एरिया तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला एरिया बढ़ा बचा हुआ है, नाउ दिस एरिया इज द डिफरेंस। यस सर। इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्या हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम है ना, दिस साइड प्लस दिस साइड, ध्यान दो ये 5 होगा ये 10 होगा, ये आप सिमिलर ट्राइंगल से देख सकते हो है ना। यस सर। क्या लिखोगे हाफ इंटू 5 + 15, सॉरी 5 + 10, 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 15, आ गया 112.5, फिर से यस सर। आ गया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो 112.5 है, तो या तो ये आंसर करेक्ट है या फिर ये आंसर करेक्ट है। अब क्या बोला है कि बताओ कितने टाइम के बाद दोनों, सर इसमें 11.2.5 गलती से क्या, लिखा है, 11.2.5। अच्छा 11.2.5, ये तो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर इस जिस बुक से ही लिया गया उस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 112.5 ही होगा, ठीक है। हम्म। ओके। तो ये बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिस बुक से फोटो खींची गई उस बुक में गलती होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो बचा गया आंसर ये आएगा कि ये आएगा कितने टाइम का दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। तो देखो भैया 15 सेकंड में तो ऑलरेडी डिफरेंट हो, वापस से 15 सेकंड में सेम कैसे हो जाएगा। तो आंसर तो यही होगा, अगला पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना। यस सर। सर मैं भी ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही की। हिट एंड ट्रायल नहीं है भाई, ये मेथड यस है। सर, मतलब यही, मतलब हाँ एलिमिनेशन मेथड। हाँ। अब देखो दूसरा, अगर आपको ये निकालना है कि बताओ सच में कैलकुलेट करना चाहते हो क्या करोगे, ये वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है 15 है, तो कार हर एक सेकंड में 15 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है ना। और इसको 112 मीटर कार पीछे 112.5 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा 112.5 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 7.5 सेकंड्स और लगेंगे। तो 15 + 7.5 22.5 एकदम सही है ना। यस सर। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे नहीं करते भैया, एक मैम बैठ के हम तो सर सारी इक्वेशन लिखेंगे सॉल्व करेंगे, कर लो फिर। वैसे पता है, अगर 30 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने 1 घंटे में, तो वैसे 5 क्वेश्चन कर सकते हो बस उस तरीके से। बाकी के 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही करने होते हैं या तो नहीं करने होते, ठीक है। समझ में आई बात। यस सर, उसमें मतलब एक आंसर मिल गया तो दूसरा देखना ही नहीं। वो तो है ही, दूसरा देखना क्यों नहीं बेटा, मतलब दूसरा देखना क्यों नहीं। नहीं सर, मतलब एक 112.5 मीटर मिल गया आंसर, तो फिर बाकी सब ठीक, 37.5 225.5 तो अलग हो ही गया। वो इस केस में आ गया, हर किसी केस में नहीं भी हो सकता ना।
मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप देख रहे हो, मैं कैलकुलेशन करते वो नहीं बोल रहा हूँ दिस एरिया A1 इज इक्वल टू इतना, दिस एरिया A2 इज इक्वल टू इतना, डिस्टेंस इज A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फट फट सब सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर क्वेश्चन बन गया था बट बीच में कंफ्यूजन आ रहा था कि कैचअप इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या फिर कैचअप इन टर्म्स ऑफ स्पीड। बेटा वो तो पहले ही पार कर चुका है, तो कैचअप का मतलब क्या हुआ? कैचअप कैसे करोगे? पोजीशन में ही करोगे ना। एक गाड़ी आपको अगर आपसे आगे निकल गई, मान लिया आपने दोस्त के साथ निकले, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, तो कैचअप कैसे करोगे? उसके बराबर स्पीड के लिए तो कैचअप हो गया। नो सर, इसके बराबर डिस्टेंस। समझ में आई बात? A man in car at location Q on a straight highway is moving with speed v. He decides to reach point P in a field at a distance d from the highway. Point M as shown in figure. Speed of the car in the field is half that of highway. What should be the minimum distance Rm so that the should be the distance Rm so that the time taken to reach P is minimum. देखो यार, ये क्वेश्चन क्लास एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्टिक्स का है। ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? यस सर, मुझे लगता है d/√3 होगा सर, क्योंकि एंगल जितना कम होगा d उतना पास आते जाएगा, और वो मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड होता है ना सर एक ट्रायंगल में, बेटा बट परपेंडिकुलर। फर्क ये है, यहाँ पे स्पीड v है और यहाँ पे स्पीड v/2 है, या यहाँ v मान लो तो यहाँ पे 2v है। समझ में आई बात? यस तो मतलब आप चाहोगे कि इस पाथ पे थोड़ा ज्यादा चले इन कंपैरिजन टू इस पाथ पे, राइट? यस सर। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। एक तो ये है कि इधर जाके इधर v/2 से चले, है ना, और एक है कि पूरा इधर 2v से ज्यादा चले, v से कम चले, लेकिन लेंथ बड़ा हो जा रहा है पाथ का, और ऐसे स्ट्रेट जाएगा तो लेंथ तो मिनिमम है पर स्पीड कम हो जा रही है ना। यस सर। तो दोनों के बीच में बैलेंस होगा तब टाइम मिनिमम लगेगा, राइट? यस और नो? यस सर। तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड। एक तो है आपका प्रॉपर, आप मान लो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये डिस्टेंस l माइनस एक्स हो जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस पूरा l है, ये l तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है? ये x ही है ना वेरिएबल, तो बोलो। तो टाइम कितना लगेगा? क्या मैं टाइम के लिए बोल सकता हूँ सर टाइम लगेगा l माइनस एक्स अपॉन 2v प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय v, आया ना? यस सर। मेरे को टाइम मिनिमम करना है, तो मतलब मुझे क्या करना है? dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। दिस सिंपलाइज, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा? -1/2v प्लस 1/v टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x² प्लस डी स्क्वायर इंटू उसका अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x। यस और नो? यस सर। सो दिस इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे v भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक चीज देखा आपने, डिफरेंशिएट जैसे ही किया ना, l का कोई रोल बचा ही नहीं, डिफरेंशिएशन में l आ ही नहीं रहा, है ना? तो मतलब आप यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, मुड़ना एक ही पॉइंट पर होगा। समझ में आई बात? यस सर। चाहे आप इस पॉइंट से शुरू करो, चाहे इस पॉइंट से शुरू करो, चाहे इस पॉइंट से शुरू करो, एक ही पॉइंट होगा जहां से आपको टर्न करके पॉइंट पी तक जाना है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकालने में 0 करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट? है ना? बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसके बाद। v कैंसिल ही हो गया, 2 कैंसिल ही हो गया, कुछ करने के लिए बचा नहीं, ठीक है, राइट? दूसरा तरीका है, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आपको सिखाना था, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि मैंने एनफ सिखा रखा है इस बारे में। जो दूसरा मेथड है वो मेथड क्या कहता है? ऑप्टिक्स का मेथड। यहां आता है आपका फर्मैट्स प्रिंसिपल। क्या आता है? फर्मैट्स
प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल समझते हो, जानते हो, कोई नहीं जानते? ये कहता है कि जो लाइट है ना, लाइट वो रिफ्रैक्ट क्यों होती मालूम है? बिकॉज लाइट इज इन ग्रेट हरी। ग्रेट हरी का मतलब क्या है? बहुत जल्दी में ही है, बहुत तेज चलती है ना लाइट। इतना तेज क्यों चलती है? क्योंकि इसे बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी का मतलब क्या है? वॉट एवर पॉइंट इट रीचेस, इट रीचेस इन मिनिमम टाइम। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो भाई, ध्यान दो, इसको मिटा दूं? यस सर होगा। जिस भी पॉइंट पे लाइट रीच करती है, उस पॉइंट पे पहुंचने का उससे छोटा रास्ता हो सकता है, उससे फास्टर रास्ता नहीं हो सकता। अब देखो, हमें मालूम है कि लाइट जो है वो इस मीडियम में रोड पर चल रही है 2v स्पीड से, तो यहां चल रही है स्पीड v से, है ना? और ये इन दोनों मीडियम की बाउंड्री है, ये लाइन ही। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये बाउंड्री है। लाइट जब इस मीडियम में जाती है तो स्पीड v से आ रही है, और लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है स्पीड 2v से। समझ में आई बात? यस सर। है ना? अब हमें ये भी मालूम है कि लाइट जो है वो फास्टेस्ट पाथ लेगी, मतलब ये भी वही, इसके लिए भी वही पाथ फास्टेस्ट होगा जो लाइट का पाथ होगा। और लाइट के हिसाब से समझिए आप, जब लाइट इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो यहाँ स्पीड कम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट किधर बेंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, है ना? यस सर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ। आपको शायद स्नेल्स लॉ भी याद ना हो, कि μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, है ना? यस सर। और म्यू कितना होता है? C बाय वी। तो C बाय 2v साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू C बाय वी साइन R। वी वी सी मर गए, साइन 90 डिग्री हो गया 1, साइन R हो गया हाफ, इसका मतलब R हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये x कितना हो जाएगा? d tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू d बाय √3। आंसर। सर मैं भी एकदम मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होता है सर, लेकिन मुझे भी ऐसे लगा ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, सर पर अगर पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो हाँ मेरा d/√3। क्या हुआ? सर अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो d/√3 में सबसे छोटा हाइपोटेन्यूज है। बेटा इसके ये दो ही मेथड है, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप टाइम लिखकर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर आप फॉर्मेट प्रिंसिपल लगा दो। अगर आप कुछ और कर रहे हो तो हो सकता है आपका आंसर गलती से सही आ गया हो। ओके सर। ठीक है, या हो सकता है आपने सही भी किया हो, कुछ यही चीज़ करी हो, कुछ घुमा के करी हो, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक सेकंड रुक जाइए, कॉपी कर ले। ये फॉर्मेट प्रिंसिपल आपके इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में, फॉर्मेट प्रिंसिपल से आप रिलेशन भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब स्नेल्स लॉ भी डिराइव कर सकते हो यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल। ओके, हालांकि वो डेरिवेशन आप लोगों को भी करना नहीं है, ना 11th में ना 12th में।
मैंने एक बार करा रखा है क्लास में, पर किसी काम का नहीं है, बात ये है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, a passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction and when they are moving in opposite direction. देखो भैया, सीधी सी बात है, कोई खास इसमें बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन की लेंथ L1 है, दूसरे ट्रेन की लेंथ L2 है, मुझे नहीं पता किसकी लेंथ कितनी है। ये जा रही वेलोसिटी V1 से, ये जा रहा है वेलोसिटी V2 से, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? क्रॉस करने का मतलब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो इस ट्रेन को यहां से यहां पहुंचना होगा, है ना। अगर मैं इस L1 वाली लेंथ के रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो इस L2 लेंथ की ट्रेन को यहां पहुंचना होगा, है ना। यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 होगा। यस सर। और इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी? V2 माइनस V1, तो टाइम कितना लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन V2 माइनस V1, राइट। सेम डायरेक्शन जा रहा है तो इसको T1 कह दिया, समझ में आ रहा है। दूसरे केस यस में सर। ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये V1 से जा रहा है, ये V2 से आ रहा है। अभी भी इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। इसके रेफरेंस फ्रेम में इस ट्रेन को कहाँ पहुंचना पड़ेगा? यहाँ पहुंचना पड़ेगा। यस सर। अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? L1 प्लस L2, सर उतना। जबकि वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी? V2 प्लस V1। तो इस केस में टाइम T2 कितना लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना। रेशियो निकालना है किसका? T1 इज टू T2, तो T1 बाई T2 कितना होगा? दिस बाय दिस, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन V1 या V2 माइनस V1, दैट इज इक्वल टू that is equal to 50 plus 30 upon 50 minus 30, that is equal to, यही है ना। एक 30 जा रही है, 80 जा रही है, 1580 है ना, तो स्पीड ऑफ 80 है, सॉरी 80 प्लस 30 अपॉन 80 माइनस 30, तो 110 अपॉन 11/5, ठीक है। सर इसमें मीटर को कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ा, वो अलग, वो सब कुछ किलोमीटर पर आवर। आप में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? स्पीड्स को मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों टाइम निकालेंगे, फिर टाइम का रेशियो निकालेंगे। बेवकूफ़ हो क्या? इसलिए तो मैं नंबर्स में सॉल्व करना पसंद नहीं करता, उसमें फिर गलती हो जाए तो दोबारा से सॉल्व भी करो, है ना। ऐसे कैलकुलेशन एरर ढूंढना पड़ेगा। कैलकुलेशन एरर हो गया तो पता भी नहीं कहाँ एरर हुआ। जबकि इन वेरिएबल्स में अगर एरर होता है तो वो एरर में अगर हमें एक बार पकड़ में आ जाए उसको रिविजिट करते वक्त, तो हम उस एरर को करेक्ट करते 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 अगले स्टेप में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन में एरर हो जाए तो फिर वो एरर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दोबारा सॉल्व करना पड़ता है ना। यस सर। ओके, सो ये आपका मेथड हुआ, ठीक है, दोनों मेथड। अब देखो, बात ये है कि ये मैंने आपको बताया कि आप L1 L2 मान के करोगे, बेटर फायदे में रहोगे ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा समझदार बच्चा होगा ना, वो यहाँ पे जैसे ही देखेगा यार इस केस में भी L1 प्लस L2 कवर करना है, इस केस में भी L1 प्लस L2 कवर करना है, वो ये इक्वेशन T1 और T2 लिखे गए हुए नहीं डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा। यार अल्टीमेटली रिलेटिव डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 सेम ही है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का इनवर्स रेशियो, खत्म, सीधे आंसर पहुंचेगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का इनवर्स रेशियो, ओके।
समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, लग रहा अकेले एक बच्चे को पढ़ा रहा। सर ये वाला क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन देखो, a tennis ball is released from a height h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches height h by 2, h से छोड़ा h by 2 तक आया। The velocity versus height of ball during its motion may be represented by। यार देखो, सबसे पहले तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लीनियर होता है, वेलोसिटी ऑफ हाइट और हाइट का ग्राफ लीनियर होता ही नहीं है, तो ये तो सोचना भी नहीं इसके बारे में, है ना। दूसरा, हमने हाइट h से छोड़ा था, वो 0 तक जाता है, तो और 0 से तक हमने क्या किया है, अगर मैं हाइट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ पॉजिटिव जाएगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मैंने अगर हाइट h को पॉजिटिव लिया है तो मतलब मैंने ऑटोमेटिकली ऊपर पॉजिटिव ले लिया, नीचे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। गिरते हुए वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट और रॉन्ग? यस सर। गिरते हुए वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कि हाइट एच जब डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, बहुत बढ़िया बात है। हाइट एच डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी नेगेटिव, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जीरो थोड़ा हो जाएगी वापस से स्पीड टकराने से वक्त, ये तो वहीं पे वहीं के वहीं गलत हो गया, आया ना। यस सर। क्योंकि जब एच जीरो होगा तो स्पीड जीरो थोड़ा होगी। हाँ, क्या होगा, टकराएगा, टकराने के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, वापस एच बाई टू तक जाएगा। अब ये सही है या ये सही है, बी और सी में कंफ्यूजन है, राइट, कि सर कर्व ऐसा आएगा कि कर्व ऐसा आएगा, है ना, आया ना। यस सर। तो इसके लिए मतलब कर्व कैसा आएगा, इसके लिए आप मल्टीपल तरीके सोच सकते हो। एक तो ये कि वेलोसिटी जो है टाइम के प्रोपोर्शनल, राइट, है ना। यस सर। वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल, और हाइट के डिक्रीज होने का रेट धीरे धीरे इंक्रीज करने वाला है। यस सर। हाइट के डिक्रीज होने का रेट धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इधर जाते हो टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो जो, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। क्या लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस h, ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, जहां h क्या ओरिजिनल हाइट है और h स्मॉल h किसी जनरल टाइम पे हाइट है। ये समझ में आया? जहां से गिरा, मान लो ये कैपिटल h है, चलो एक काम करते हैं, चलो कैपिटल h की जगह मैं उसको h नॉट लिख देता हूँ, तो यहां पर भी हो जाएगा h नॉट माइनस h। मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर बाद इसकी हाइट h इतनी हो जाती है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाले x से रिप्रेजेंट करेगी ना, x पे डिपेंड करेगी, x कितना है, h नॉट माइनस h है, हाँ या ना। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gx, यस और नो। यस। अब अंडर रूट ऑफ 2gx है, मतलब कि जब x इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, पर रूट के हिसाब से, मतलब स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, राइट, स्पीड के इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज होगा। सर थोड़ा कम है। भाई वेलोसिटी स्पीड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, यस और नो। यस सर। और x क्या है, अगर आप देखो जरा गौर से तो x क्या है, ये x है ना, आया ना। भैया यस यही है ना सर। x,
जब पार्टिकल यहाँ पर है, यही डिस्टेंस तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच नॉट है, उससे कुछ हाइट कम हो गई, ये नई हाइट है, हाँ या ना? यस सर। अब ऐसा मत बोलो यार। यस सर। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा स्पीड बढ़ेगी, पर क्योंकि रूट एक्स है, स्पीड के बढ़ने का रेट घटेगा। एक्स के इंक्रीज Yes. करने पे रेट घटेगा, मतलब एच के स्मॉल एच के डिक्रीज होने पर रेट घटेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एच को डिक्रीज कर रहे हो रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ओके सर। दूसरी चीज ऐसे समझ लेना कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक फैक्ट है। अगर आप 5 मीटर से बॉल को ड्रॉप करते हो तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से टकराता है? 10 मीटर पर सेकंड से, है ना? 20 मीटर से ड्रॉप करते हो तो 20 मीटर पर सेकंड से, 45 मीटर से ड्रॉप करते हो तो 30 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर से ड्रॉप करते हो तो 40 मीटर पर सेकंड से। ये तो पता होगा। यस सर। तो पहले सिर्फ 5 मीटर गिरने पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, अगले 15 मीटर गिरने पे स्पीड 10 से 20 होती है। 20 से 30 जाने में 25 और गिरना पड़ता है, और 30 से 40 जाने में 35 और गिरना पड़ता है। समझ में आई बात? यस तो सर। मतलब सेम स्पीड में इंक्रीज जो है वो ज्यादा हाइट डिक्रीज होने पे होता है। तो स्पीड के इंक्रीज होने का जो रेट है वो हाइट के जैसे हाइट डिक्रीज होगी, स्पीड के इंक्रीज होने का रेट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। यहां देखो क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, पहले तो हाइट घटी तो स्पीड सिर्फ इतनी सी बढ़ी, बाद में उतनी हाइट घटी तो स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई, बाद में उतनी हाइट घटी तो स्पीड इतनी सारी बढ़ गई। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो मतलब यहां उल्टा हो रहा है, इसलिए गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वेशन बना के, पैराबोला का इक्वेशन बनेगा, जब पैराबोला पढ़ लोगे तो पैराबोला का इक्वेशन बना के पैराबोला का शेप डिसाइड करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बट वो मैं नहीं कराना चाहता। ठीक है बेटा, मैं बोलना चाहता हूँ कि फटाफट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। ये एनालिसिस एनालिसिस आपको डिफिकल्ट लगी होगी, मुझे मालूम है अभी, पर इस तरीके की एनालिसिस अगर आप दिमाग में रखते हो तो बहुत सारी जगहों पे फायदा होगा। पहली बार कर रहे हो जो लोग, उनको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meters high with initial speed of 10 meter per second and 40 meters per second respectively. Okay भैया, which of the following graph best represents the time variation of relative velocity of the second stone with respect to first? क्या है समझिए, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला सर 240 मीटर ऊपर ऊंचा एक क्लिफ है, यहां से दो पत्थर फेंके मैंने, स्टोन नंबर 1 को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और स्टोन नंबर 2 को फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। ये ऐसे जाके गिरेगा टक 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 धाड़, तो ये करेगा टक 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 धाड़, है ना? यही ना होने वाला है। यस सर, ऐसे ही जाना। तो हम दोनों का टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? ये कितनी देर में गिरेगा और ये यस कितनी देर सर, में निकाल। गिरेगा? पर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 8 और 12 गिवन है, और चारों ऑप्शन में 8 और 12 भी है ना? मतलब इसको 8 सेकंड Yes, लगने वाला है, इसको 12 सेकंड लगने वाला है, क्वेश्चन में दे रखा है इनडायरेक्टली। किसी को सॉल्व करने की इच्छा तो Yes. देख लो, अगर अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग होता तो हमको शायद सॉल्व करना पड़ता, राइट? है ना? वैसे ये ऑप्शन तो Yes, गलत ही है। क्यों गलत है बताता हूँ। पहले क्या होगा, हमारे को इस स्टोन 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 बताना है, स्टोन 2 का बताना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू 1 हाइट। तो जब तक दोनों हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? मतलब पहले 8 सेकंड के लिए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, पर उसके बाद क्या होगा, ये जब ग्राउंड पे पहुंच गया उसके बाद क्या होगा?
उसका इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सर उसके बाद दूसरा स्टोन जैसे आ जाएगा उसको लगा पहला स्टोन उसके तरफ आ हाँ, देखो उसका क्या होगा, दूसरा पहला स्टोन तो रेस्ट पे आ गया, दूसरा स्टोन फॉल कर रहा है, मतलब पहले स्टोन का एक्सेलरेशन 0 आ चुका है, इसका एक्सेलरेशन है, मतलब अब दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं है। हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? यस सर। ओके, अब दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ओके, तो इसलिए दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो पहले 8 सेकंड के लिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखिए क्या रहेगा, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 40 माइनस 10 30, तो 8 इंटू 32 40 मीटर तक का डिफरेंस बढ़ेगा। तो सर ये तो सर चारों में है, 1 2 3 4, ये पढ़ाई बिल्कुल ही सरासर गलत लग रहा है, इसको तो सबसे पहले काट दो। इसके बाद ये कटेगा, क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रेट मार दिया, आया ना, जबकि एक्सेलरेशन तो 0 है नहीं अब। यस सर। इसने तो मतलब पता नहीं क्या कि 12 सेकंड में लेके गया, पता नहीं तब तक क्या हो रहा था, भगवान जाने। ये इसलिए गलत हो क्योंकि इसने स्ट्रेट मार दिया। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? मुझे मालूम है अगर तुक्का भी लगाऊंगा मैं तो ऑप्शन ए पे लगाऊंगा, है ना, यस सर। क्योंकि ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। सोचो, पहले ये रेस्ट पे है, सोचिए इसकी, ये बता रहा है कि पहले इसकी स्पीड ज्यादा है, बाद में स्पीड कम हो गई है ना, स्लोप घटता जा रहा है ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, ये तो गलत है ये यस सर। भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सोचिए इस सेकंड स्टोन के बारे में, ये ऊपर गया होगा और ऐसे करके 12 सेकंड नीचे आया होगा, ये ग्राफ तो पैराबोलिक बनेगा इसी तरीके का, है ना। यस सर। ये हाइट कहां से है, ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई कहां से है, ये ग्राउंड से, राइट। ऐसे सोचो, अगर मैं सिर्फ स्टोन 2 का ग्राफ बनाऊं तो स्टोन 2 का ग्राफ ऐसा आएगा, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। स्टोन 1 का कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, टर्र, है ना। जब ये Yes, sir. स्टोन 1 ग्राउंड पे पहुंच गया 8 सेकंड पे, तब तक तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा रिलेटिव में, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हुए। उसके बाद क्या होगा, ये तो ग्राउंड पे आ गया ना, तो बेसिकली स्टोन 2 की हाइट जो ग्राउंड से थी वो तो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर ही रहा है, और अब स्टोन 1 से भी वो हाइट वही सेम ही है, तो उसके आगे यही वाला ग्राफ आएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? ध्यान दीजिए, 8 सेकंड के बाद तो स्टोन 1 ग्राउंड पे है, तो बेसिकली हाइट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू स्टोन इज हाइट ऑफ 2 फ्रॉम ग्राउंड, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, राइट। नहीं समझ में आया? ये जो येलो ग्राफ है क्या बता रहा था, स्टोन 2 का ग्राफ बता रहा है, और ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, स्टोन 1 का ग्राफ बता रहा है। दोनों का डिफरेंस 8 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन हमें मालूम है, और उसके बाद स्टोन 1 तो ग्राउंड पे है ना, तो हाइट ऑफ स्टोन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज हाइट ऑफ स्टोन 2 फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज दिस येलो कर्व ओनली। तो यही आ गया, येलो कर्व का ही पार्ट आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। राइट और रॉन्ग? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, सब लोग पता नहीं चुपचाप बैठे हुए हो। आप लोगों के सोल्यूशन इससे अच्छे थे कि मतलब इससे छोटे थे क्या? अब ऐसे शांति बिठा लोगे तो कैसे चलेगा? A ball is dropped from the top of a 100-meter high tower on a planet. In the last half second before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. Acceleration due to gravity in meter per second square near the surface of that planet. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो g है that is not equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. अर्थ नहीं है, दूसरा प्लैनेट। बोला 100 मीटर से ड्रॉप किया, लास्ट के हाफ सेकंड में 19 मीटर्स ट्रेवल किया, तो जी कितना है ये बताना है ना। क्या करेंगे, ध्यान दो, 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप करने पे लास्ट हाफ सेकंड में 19 मीटर ट्रेवल करता है,
जी बताना है। उपाय क्या है सर? मल्टीपल उपाय है। एक तो मेरे को सिंपल, जो सबसे सिंपल लग रहा है वो ये कि 100 इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर एंड 100 माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ जी एन माइनस वन का, एन माइनस वन नहीं, एन माइनस हाफ। हाफ का होल स्क्वायर। ये समझ में आया इक्वेशन दोनों? मैं इस Yes. 19 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि 19 बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आखिरी आधे सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल। उससे बढ़िया मैं n माइनस हाफ में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि वो 81 हो जाएगा, है ना? यस सर। अब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज 100 बाय 81 इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस हाफ का होल स्क्वायर। दैट मीन्स देखो, जनरली मैं क्या आपको बोलता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। जनरली मैं आपको बोलता हूँ हमेशा ध्यान दो कि क्या निकालना है, जी निकालना है, एन नहीं निकालना है। पर एन को एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, है ना? यस सर। और जी तुरंत एलिमिनेट हो जा रहा है, तो कर दो भैया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 10/9 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस हाफ। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, है ना? यस। तो हाफ 100 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 5 स्क्वायर, दिस मीन्स g इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया खत्म। यस सर। देखो, समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप सही से करोगे तो, है ना? आगे बढ़े। यस सर। द सम ऑफ टू फोर्सेस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। अच्छा देखो, ध्यान दो, जेई मेन भैया हमेशा वेक्टर का क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। मतलब अगर आपके मान लीजिए 8 सिटिंग्स हो रही है ना हर साल, दो, मतलब अगर आपका एक बार पेपर होता है तो 8, मतलब 2 अटेम्प्ट देते ना आप लोगों को, यस तो सर। हर एक अटेम्प्ट में 8 पेपर लेता है। 8 में से एटलीस्ट 3 से 4 पेपर में एक नए क्वेश्चन वेक्टर का जरूर होता है एटलीस्ट, ठीक है? तो वेक्टर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और आसान होते हैं, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं इनको। द सम ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r सच दैट r का मैग्नीट्यूड p के बराबर है। द एंगल थीटा इन डिग्रीज दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर विल मेक विथ q। क्या बोला भैया? बोला कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, और बोल रहा है कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर बोला कि 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर अगर कर देता हूं मैं, लेट्स से ये एक नया वेक्टर है, न्यू वेक्टर n वेक्टर, तो n वेक्टर कॉमा q वेक्टर में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, के बीच में एंगल कितना होगा? समझ रहे हो? यस सर। देखो, अब यहां पर ये जो वेक्टर का क्वेश्चन आया है, मैं एक बार इसका डायग्राम बना के देखना चाहूंगा। p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज r वेक्टर, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड p वेक्टर के बराबर है। ओके, ये रहा आपका p वेक्टर, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड p वेक्टर के बराबर है, ये रहा r वेक्टर, ये रहा आपका q वेक्टर। ओके, क्योंकि ये दोनों बड़ा इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना? है ना? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब क्या बोला? रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर। इसमें अगर मैं एक p वेक्टर और ऐड कर दूं, तो मैंने p वेक्टर और ऐड कर दिया, तो जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या हो गया? p वेक्टर प्लस p वेक्टर प्लस r वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस p वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ? p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस p वेक्टर, तो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ? और ये नया रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज n वेक्टर, आया ना? यस सर। अब देखो, ये और ये बराबर,
ये और ये बराबर, ये और ये भी ऑब्वियसली बराबर, हाँ या ना? तो क्या बन गया, रोम्बस बन गया। इसलिए आपका एन वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अच्छा ये थीटा नहीं है, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थीटा किसी और को बोल रहा था। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आई बात? ऐसे किया था कि किसी और तरीके से किया था? बहुत तरीका से किए थे शायद, दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वेट करके शायद उससे हो जाए। देखो बात समझो, ये जो आपका वेक्टर का क्वेश्चन होता है ना, ज्यादातर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहे, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में वो इस तरीके से डायग्राम से इजीली बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं बेटा, और वो क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा कि डायग्राम से कुछ नहीं मिल रहा मुझे। समझ में आई बात? हम्म। यस सर। सो मतलब थोड़ा सा थॉट दो, 10 सेकंड 15 सेकंड मे भी 20 सेकंड, चमक गया डायग्राम वाला तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन पे आ जाओ। ठीक है, इसको कैलकुलेशन से कैसे कर सकते हो? ट्राई किया आप लोगों ने कि नहीं किया? Yes, इसको sir. मिटा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक तरीका ये हो सकता है कैलकुलेशन से, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और न्यू वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, राइट? है ना? दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर। मेरे को मेरे को एन और क्यू के बीच में एंगल चाहिए, तो मैंने क्या किया, एन वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर करके देखा, तो मुझे क्या मिलेगा, आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, राइट? ये ना मिलेगा? दैट इज इक्वल, देखो मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कोई रटा हुआ नहीं है इसका सोल्यूशन, मैं देख रहा हूँ उससे क्या होता है। आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, राइट? दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, है ना? तो अगर मैं ये देखने के बाद मुझे लगा अच्छा ये पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर होता कितना है, तो मैंने सोचा, फिर यहाँ पे मैंने देखा ये पी वेक्टर है, लेट से ये क्यू वेक्टर है, ये एंगल अगर अल्फा है तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना होता है, पी क्यू कॉस अल्फा, राइट? ये मेरे को मिल गया क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, जहां अल्फा दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। इसको देख के मुझे लगा अरे हमको तो एक और इक्वेशन मालूम है, क्या, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यस और नो? यस सर। है ना? ये वैल्यू जो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करी, अच्छा फिर मैंने बोला अच्छा आर और पी तो इक्वल है ना, यस सर। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा 0 है। अरे वाह वाह वाह, तो ये 0 हो गया। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात? यस सर। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट बड़ा अच्छी चीज होती है, ठीक है? यस यस सर। है सर ना? आप बोले थे प्रूफ करना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये टर्म हमेशा बनेगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना जो आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होता है ना, वो आपने फॉर्मूला याद किया था क्या, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा।
प्लस Yes, 2 sir. पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर होता है ना, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। मेरे को ये चीज मालूम थी इसलिए मेरे को यहीं पे चमक गया, मेरे को ये चीज यूज करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब यहाँ 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बना ना, मुझे यहाँ पे चमक चुका था कि मैं ये लेके जाऊंगा, फिर मुझे इस रास्ते से आना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. सर पर वो आ, सर मुझे वो फॉर्मूला दिखाई नहीं। कौन सा वाला? ये वाला Yes, sir. आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा, जहाँ पी और क्यू के बीच में एंगल अल्फा है। ठीक है, Yes, sir. तो आर और पी बराबर है, इसलिए कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो दो मेथड से सॉल्व करा दिया। और देखो क्वेश्चन वेक्टर के ही, ए वेक्टर 3 है, ए टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, ए वन प्लस ए टू का मैग्नीट्यूड भी 5 है। अच्छा, ए का 3 है, ए टू का 5 है और ए वन प्लस ए टू का भी 5 है। ओके, मतलब पिछले बार जैसा ही चल रहा है ना, ये आर वेक्टर है, राइट, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस डॉट दिस इज, अब देखो यार, यहाँ आंसर देख रहे हो? ऑप्शन देख रहे हो? Yes, sir. ऑप्शन देख के एक बार को ये फील आ रही है कि डायग्राम से कुछ होना है? No, sir. तो डायग्राम बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे, सीधे मल्टीप्लाई करो। क्या लिखेंगे देखो, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 6a1 स्क्वायर माइनस 6a2 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 4a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर प्लस 9a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, ये है ना? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू, ये माइनस लग गया, ये थोड़ा अजीब हो गया, 6a1 स्क्वायर माइनस 6a2 स्क्वायर प्लस 5a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, राइट, है ना? कोई बात Yes, नहीं, sir. अब तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कितना होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, दैट इज 2a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, आया ना? अब r कितना है, 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। तो ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 9/2। यस और नो? Yes, sir. इसको उठा के डाल दे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 6a1 स्क्वायर 6 इंटू 9 माइनस 6a2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 25 प्लस 5 इंटू माइनस 9/2, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 16, लेकिन नेगेटिव, तो माइनस 96 माइनस 45/2, तो माइनस 118.5। समझ में आई बात? अब इतनी अक्ल रखोगे ना कि भैया यहाँ पर डायग्राम बना के कुछ ना मिलना है। Yes, sir. हमको पहले ही नंबर इसके साथ आया। ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा, राइट? आगे बढ़े। Yes, sir. Two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle theta with each other. If force Q is doubled, then the resultant also gets doubled. Then the angle theta is. सही वाला हो गया था। हो तो गया था, मैं डायग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो फोर्सेस हैं, डायग्राम बना दो। ठीक है, दो फोर्सेस है P एंड Q मैग्नीट्यूड 2F और 3F का। ओके, ये है 2F, P है ये, और एक है मान लेते हैं
3f ये आपका q है। तो ये थोड़ा बड़ा बनाया था ताकि फील भी आए डायग्राम के साथ। तो ये रहा आपका 3f। अच्छा, q को डबल करना है ना, तो ये आपका रिजल्टेंट है पहले केस में। फिर बोला नहीं q को डबल कर देते हैं। q को डबल किया तो q पहुंच गया यहाँ पर, और बोल रहे हैं ऐसे में रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। ये 3f है, राइट, है ना? समझ में आई बात? तो ये इसके मुकाबले डबल है, राइट। यस सर। एक पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस इससे लो और इससे लो, तो ये डिस्टेंस इसके मुकाबले डबल है ना? डायग्राम से बन रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा डायग्राम, डायग्राम से बनते हुए। मेरे को तो एटलीस्ट मुझे 10 सेकंड में नहीं चमका। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया डायग्राम से बनाया था, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, वरना इतना टाइम देता नहीं मैं। कि ये इसका डबल है तो मैं इसमें क्या करूँ, इसमें क्या यूज करूँ मैं? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है आपको कुछ दिख गया, मेरे को नहीं दिख रहा। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, ये तो डायग्राम ही गलत हो गया ना। अच्छा, 2f ऐसे था, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे बोला कि अगर 2f और 3f के बीच का एंगल थीटा है, ये r है, ये 2r है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 2f और 6f के बीच का एंगल भी थीटा ही है। तो मैंने सीधे सीधे इक्वेशन लिख दी। इसका मतलब ये हो गया कि 2f का होल स्क्वायर प्लस 6f का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2f इंटू 6f कॉस थीटा का जो रूट है दैट इज इक्वल टू डबल टाइम्स रूट। तो मैंने क्या किया, यहीं पे स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा हूं। मैंने यहीं पे लिख दिया 4 टाइम्स 2f का स्क्वायर प्लस 3f का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2f इंटू 3f, 2f 3f कॉस थीटा। समझ में आई बात? ये 3f स्क्रीन पे नहीं आया आपके, ये 3f है, इधर कॉस थीटा, ठीक है। यस। सो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 40 एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरी। 40 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 13, 4 टाइम्स 13 प्लस यहाँ हो जाएगा 12 कॉस थीटा। दैट मीन्स 24 माइनस 12 माइनस 48 कॉस थीटा, मतलब माइनस 24 कॉस थीटा is equal to 52 minus 40 12. This implies cos theta is equal to minus half. This implies theta is equal to 60 degree. सर 120 सॉरी, theta is equal to 120 degree. मतलब कि यहाँ पर 120 बनेगा तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा।
अच्छा इक्विलेटरल नहीं बना ना, क्योंकि 2f और 3f है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं बना। तो बेसिकली डायग्राम से आप नहीं, मेरे ख्याल से नहीं सॉल्व होगा। हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया हो, कुछ आपने कोई नया टिकड़म लगा दिया हो, मेरे को नहीं चमका हो नहीं तिकड़म तो। सर, मतलब मैं डायग्राम से बेसिक आइडिया बस ले रहा था कि कैसा अच्छा होगा, फिर फॉर्मूला लगा के कर। अच्छा अच्छा, मतलब डायग्राम से नहीं बना, ज्योमेट्री से नहीं बना ना, मेरे को आपके उससे लगा कि आपने ज्योमेट्री से बना दिया। ज्योमेट्री से मेरे से नहीं नहीं बन सर, रहा, मेरे पूरा को समझ। पूरी डायग्राम से नहीं आपके बना। चक्कर में मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिया अपने एग्जाम में, क्योंकि आपने बोल दिया आपने डायग्राम से बनाया, मुझे लगा ज्योमेट्री से बना। डायग्राम बना कर बनाया वो अलग चीज है, डायग्राम से बनाया अलग चीज है, समझ में आई बात? ओके सर। सर इसको हिंदी बता दो। आगे बढ़े। ये Yes, क्वेश्चन sir. देखते ही मुझे चमका ही नहीं, तो मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद ही मुझे नहीं चमक रहा है, और आपने बोला बना लिया, तो मैंने बोला क्या सोचा आपने यार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज n टाइम्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आप डायग्राम से कुछ कर लोगे? नो सर। नहीं ना। पिछले केस में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि पिछले केस में आंसर इतना बढ़िया था, लग रहा था डायग्राम से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है ना। यस सर। यहाँ पर क्या है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, बोला मैंने सीधे बोला इसका मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले n टाइम्स है, कहानी खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और क्या चाहिए, तो बी स्क्वायर तो होगा ही नहीं, अब मेरा ए स्क्वायर चलेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस 2a cos theta, right? That means 2a square into 1 plus cos theta is equal to n times 2a square into 1 minus cos theta. Yes or no? यस। तो 2a square चला गया, दिस मीन्स 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta is equal to n, right? इसके बाद क्या करना चाहिए बताइए तो? कंपोनेंटो डिविडेंड। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना चाहिए, समझदार बच्चे वही करते हैं। मैं इतना समझदार नहीं था अपने ज़माने में, तो मैं कोई नहीं इसको सॉल्व भी कर देता था। जो समझदार है इसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लेगा, जो नालायक है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, 1 plus cos theta is equal to n minus n cos theta. This implies n minus 1 is equal to n plus 1 cos theta. This means cos theta is equal to n minus 1 upon n plus 1. ऑप्शन नंबर बॉम्बे। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर में समझ में आ गया, दोनों तरीके के क्वेश्चन देता है, नंबर्स वाले, इक्वेशन वाले भी और डायग्राम वाले भी, मतलब ज्योमेट्री वाले भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो समझदार बच्चा होगा ना, उसको 3 सेकंड लगेंगे पढ़ने के बाद, या शायद 1 सेकंड भी ना लगे। सर मुझे तो लगता है डी होगा। डी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए होगा। देखो ध्यान दो, सर ऑप्शन है। ये आर वेक्टर है, अगर इसको मैं थीटा एंगल से घुमाऊं तो यही ना हुआ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ये कितना है, आर 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 थीटा है कि नहीं है? यस हाँ है ना। यस सर। सर्कुलर मोशन है ना भाई, सर्कुलर मोशन। ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर को मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, ये आर फाइनल वेक्टर, यही हुआ ना चेंज इन वेक्टर। ये कितना है, आर डेल्टा थीटा है कि नहीं है, ये आर थीटा है कि नहीं है? यस कहानी खत्म। यस सर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या सिखाया मैंने आपको, ये सिर्फ वेक्टर पे काम नहीं करता, सॉरी ये सिर्फ पोजीशन पे काम नहीं कर रहा, आर थीटा हर वेक्टर पे काम करेगा जिसको भी घुमाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ने वेक्टर बोला है। आया ना? यस ध्यान दो, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, घूम के इधर चला गया, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, वी थीटा। समझ में आई बात? एग्जाम्पल देखिए, सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल यहाँ पे था,
थीटा एंगल से घूम के यहाँ चला गया, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वेलोसिटी पहले यहाँ थी और थीटा एंगल से घूम के इधर चली गई, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, वी थीटा। समझ में आई बात? देख रहे हो ना, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गई, थीटा एंगल से तो घूमी, यस सर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना चेंज आएगा वेलोसिटी में, वी थीटा। कहानी खत्म, अगर थीटा स्मॉल है तो। ठीक है, क्योंकि हम असली अल्टीमेटली क्या निकाल रहे हैं, कॉर्ड का लेंथ निकाल रहे हैं। कॉर्ड का लेंथ आर्क लेंथ के बराबर कब होगा, जब थीटा छोटा होगा, है ना। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. A particle is moving with velocity v vector is equal to k times y I cap plus x j cap, where k is a constant, the general equation of its path is। देखो यार, ये आपको हो सकता है किसी को तंग करे, पर तंग होने लायक है नहीं। यहाँ पर क्या देखा, वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, राइट। मतलब क्या है, आप सीधे क्या बोलेंगे, dx by dt is equal to ky and dy by dt is equal to kx। yes or no? yes or no? Yes, sir. यस सर। अब क्या करोगे, मुझे तो y और x के बीच रिलेशन चाहिए, टाइम चाहिए ना आंसर में, देख रहे हो, टाइम चाहिए क्या, नहीं चाहिए, टाइम को हटाना है, क्या करोगे, डिवाइड कर देते हैं। So dividing. दिस implies dy by dx is equal to x by y, this implies y dy is equal to x dx, this implies integration y dy is equal to integration x dx, that means y square by 2 minus x square by 2 is equal to some constant c, और y square minus x square is equal to constant, option number C। ठीक है, आप बोलोगे सर यही इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर कैसे, सोच लेना खुद से, मैं नहीं बता रहा। बढ़े आगे, Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नॉलेज दे चुका ना मैं, और उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं है, एक सर पिछला क्वेश्चन दिखाइए। अरे सेम ही क्वेश्चन, ये 2019 में, वो 2010 का है, और कुछ डिफरेंस ही नहीं क्वेश्चन में। सर मुझे थोड़ा लग रहा था कि आप कैसे सेम क्वेश्चन 2 बार भेज दिए। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, पर मैं सारे एग्जांपल्स ले नहीं सकता यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, या मे बी हल्का सा डेटा चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब इस क्लास में। A particle moves such that its position vector r vector is equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap। ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस सर। Yes, sir. बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, अब आप क्या कर सकते हो, इससे वेलोसिटी निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकाल के बता सकते हो कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये तो गलत है। सर डी हो। क्या होगा, वी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। यस सर। वी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर बोथ पैरेलल टू आर वेक्टर, ये भी गलत है। V is perpendicular to r vector and A is directed towards the origin, option number D is the only correct answer। यस आसान है कि इजी है, सर। इजी। अगर आपने सर्कुलर मोशन सोच लिया तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन पढ़ने हैं, है ना। यस सर। और अगर सर्कुलर मोशन नहीं सोचा तो पूरा सॉल्व करके डायग्राम बना के कहना। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, डिफरेंशिएट करके Yes, एक्सेलरेशन निकालोगे, और फिर बाद में बोलोगे अरे यार तो सर्कुलर मोशन था। चलो आगे बढ़े। यस सर। A particle of mass m is projected with a speed u from the ground at an angle of angle theta is equal to pi by 3 with respect to horizontal axis. When it has reached its maximum height, it collides completely inelastic with another particle of same mass and velocity u I cap. The horizontal distance by the combined mass before reaching the ground is। देखो, हालांकि क्लास 11th में इसका रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट मैंने नहीं कराया है, पर आप जो लोग क्लास 11th में हैं वो लोग क्लास 9th में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। क्या बोला,
एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका वेलोसिटी u से एंगल 60 डिग्री पे। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u cos 60 डिग्री मतलब u/2। उस वक्त दूसरे पार्टिकल को ऊपर बना दे रहा हूँ, दूसरे पार्टिकल से जो कि वेलोसिटी u से जा रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उससे टकरा के चिपक गया और दोनों का मास भी सेम है। तो क्या करोगे यहाँ पे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? कोलिजन वाला केस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो टकराने के बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन दोनों की मास 2m हो जाएगा, चिपक गए तो वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2mv इज इक्वल टू mu/2 प्लस mu, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 3u/4। यस और नो? आया ना? यस ओके, तो पूछा क्या गया है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज। कंबाइंड मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखो यहां पे वेलोसिटी u/2 से जाता तो r/2 गिरता है ना, लेकिन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 3u/4 हो गई, 1.5 गुना हो गई। तो क्या कितना चलेगा? r/2 का 1.5 गुना मतलब 3r/4 आंसर होने वाला है। आया ना? Yes. आया ना? सर। तो 3r/4 कितना होता है? 3/4 टाइम्स u² साइन 2 थीटा। साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री √3/2, साइन ऑफ 120 डिग्री भी √3/2। u² साइन 2 थीटा बाय g, दैट इज 3√3 u²/8g। ऑप्शन नंबर आगरा। अब देखो इसमें कई लोग क्या करेंगे ना, यहां से निकालेंगे, उसमें r/2 और ऐड कर देंगे और फिर बोलेंगे सर आंसर नहीं आ रहा। उनसे मैं क्या बोलूंगा? उसमें बोलूंगा बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए अंग्रेजी पर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास। कंबाइंड मास तो यहां से शुरू किया ना, यहां जाके गिरेगा। आया ना? यस सर। तो कंबाइंड मास ने तो यही सर डिस्टेंस पीछे ट्रेवल किया जो ना भाई। सिंगल। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 3r/4। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे टकराया है, वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? और हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो 1.5 गुना हो गई, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जो होने वाला था उसका 1.5 गुना हो जाएगा, राइट? ऐसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को। और अगर स्कूल में आए यही क्वेश्चन तो कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन होगा इसका, अच्छे से लिख। ठीक है? ओके सर। और एग्जाम में ये इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है तो 2 पेज में सॉल्व कर नहीं पाओगे। लोग ऐसे करते नहीं, प्रॉपर मेथड से करते हैं, बोलते हैं सर पेपर लेंदी था सर। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इफ इट वर लॉन्च्ड एट एंगल θ0 विद स्पीड v0, देन θ0 और v0 बताइए। अरे भाई क्या है? θ0 और v0 दोनों बताना है ना? तो हमें मालूम है इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, राइट? माइनस जो कुछ भी है हाफ g(x² अपॉन u² cos² थीटा। x का कोएफिशिएंट क्या है? tan थीटा, तो tan थीटा 2 है। यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं यार, cos और sin कर दिया। हे भगवान कितने गंदे लोग हैं, है ना? थीटा 2 1, तो ये हो गया √5। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो ये गलत, ये गलत। सी और डी में से कोई सही होगा, यस सर। है ना? तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? v0 निकालना पड़ेगा। v0 कैसे निकालें? एक ऑप्शन तो आपका ये है कि आप वो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था ना, हाफ g(x² अपॉन u² cos² थीटा, इससे आप इसको कंपेयर कर लो, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस। ये बिल्कुल वैलिड वैलिड तरीका है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर मान लो आपने इस तरीके से किया और इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आया, तो क्या करोगे? तो दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा मैंने बताया ना, हो सके दूसरा मेथड ट्राई कर लो। क्या करोगे? आप बोलोगे इसका रेंज कितना होगा? रेंज के लिए y 0 होना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9x²। तो एक तो हो गया x 0,
दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 2/9, ये रेंज है ना। तो 2/9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। गड़बड़ आ गया मामला, है ना, क्योंकि साइन थीटा बड़ा गंदा था। कोई बात नहीं, हमें साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, साइन 2 थीटा पता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस सर। तो 4/√5 है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 10 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 4/√5। दैट मीन्स यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कट के ये 5 बचा, तो 4/5 होगा। क्या तो 4/5 होगा ना। सर √5 इंटू √5। हाँ 4/5 होगा, सॉरी सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये 25/9, 25/9 का रूट दैट इज 5/9 है, 3/5 आ रहा, सॉरी 3/5 है राइट। यस सर 3/5। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना। यस सर। कोई दिक्कत है, इजी या डिफिकल्ट? सर इजी। देखो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमें रेंज निकालना था ऐसे ऐसी इक्वेशन पे, और वो कैसे निकालते थे रेंज, सर कुछ नहीं, y को 0 कर दो, x अपने आप रेंज के बराबर हो जाता है ना। बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आपकी कोई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऐसे दे दी गई, y इज इक्वल टू, लेट्स से ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको दे दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पैराबोला है ना। बोला गया y इज इक्वल टू 0 एट ग्राउंड लिया है मैंने, मतलब ग्राउंड के लेवल में मैंने y 0 माना। अब बताओ उसकी रेंज कितनी है। तो देखो सीधी सी बात है, जब y 0 उस वक्त x 0 नहीं हो रहा, मतलब कि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से, वो ओरिजिन से नहीं किया गया, यहां से किया गया है ना, ऐसे जाके गया ट्रररधम, आया ना। सो इसमें अगर आप y इज इक्वल टू 0 करोगे, इंप्लाइज x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2,4, तो ये 2 है ये 4 है, तो रेंज कितना हो जाएगा, समझ में आया। यस। हम्म। यस सर। तो हर बार एक y इज इक्वल टू 0 करने से जो आंसर आए वो आपका रेंज है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सारे नहीं कर पाएंगे। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ अल्फा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन एज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू। इस क्लोज टू करने में ना बड़ा झमेला हो जाता है, देख रहे हो ऑप्शन कितने आसपास में है, ये दोनों में तो ठीक है, ये दोनों इतने आसपास में है, और आंसर मान लो 19 के आसपास आ गया, तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा हो जाती है। हम्म। इस क्लोज टू वाला जो है ना, उसका मतलब है कैलकुलेशन कराने वाला, ध्यान रखना। और उसके बाद अगर आप ये सब देख लो, तो मेरे ख्याल से आपको हल्का सा डर लगना चाहिए। किस बात का डर लगना चाहिए? हम्म। सर पॉइंट में कितना आएगा? क्या?
ठीक है, जो भी हल्का सा डर लगना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट पहली बार में ट्राई नहीं करना चाहिए, सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। खास तौर से जब यहाँ पे क्लोज टू लिख दिया जाए और डेटा थोड़े ऐसे लग रहे हो कि आपको लगा पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे यू इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड में ऐसे ही भरोसा खत्म हो जाता है अपना आंसर में कैलकुलेशन करने के चक्कर में, है ना। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं सेंटीमीटर में 14, 26, 18 और 20, मतलब देख के डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में करने चाहिए। इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला पता है, सोचो फॉर्मूले में क्या आता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी cos अल्फा आता है। साइन 15 डिग्री हो गया गड़बड़, हुआ कि नहीं हुआ गड़बड़, यस सर। आया ना, समझ में आ रही बात। सर पर साइन 15 को हम लोग साइन 45 माइनस 30 फिर वैसे करके निकालना। तो दिक्कत होगा ना, मतलब कैलकुलेशन तो बढ़ गई ना आपकी। यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आसानी से निकल जाएगा, टाइम निकल गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज आसानी से निकल जाएगा, उसका डिवाइड बाय कॉस अल्फा कर दोगे तो ये रेंज पूरा आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर टाइम निकलने में झमेला है ना, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ ना। यस सर। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी है, उसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, बस कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा इनोसेंट सा लगेगा अगर सिंपल सा रेंज निकालना, पर नंबर इतने गंदे हैं कि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको सेकंड राउंड में करना चाहिए, मैं इसमें सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वैसे रेंज निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, मेरे को एक चीज ट्राई करने दो। 10 45 डिग्री होता है 1, और 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ना, उससे नहीं होगा। नहीं, उस तरीके से दूसरा तरीका मैं दो सोच रहा था, दोनों तरीकों से ठीक से नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। उस कैलकुलेशन उनमें भी करनी पड़ेगी ले देकर, तो बेटर है कि जब कैलकुलेशन करनी है तो प्रॉपर मेथड यूज करो। द मैक्सिमम सर रेंज, प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए। सर इसमें साइन 2 थीटा है ना, तो आप स्क्वायर कैसे किए? मैंने बोला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको 2/√5 का स्क्वायर लग रहा था वो, चलो। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन अ कार इज इतना, व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द पिस्टल फॉर मैक्सिमम रेंज व्हेन द कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको रेंज दे रखा है r0 इज इक्वल टू 40 मीटर, अगर आप ग्राउंड से ग्राउंड फायर कर दो टर्रडम, है ना। आप इससे चाहो तो u निकाल सकते हो, u स्क्वायर बाय जी कितना है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अब बोला नहीं, एक व्हीकल है जो जा रहा है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, अब इसके ऊपर खड़े होकर मैं गोली चलाता हूँ, तो इसके ऊपर खड़े होकर अगर मैं गोली चलाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैं अगर थीटा एंगल में फायर करता हूँ तो उसमें 20 ऐड हो जाएगा इधर, और नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगी, है ना। अब मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है। अब अगर मैं रेंज मैक्सिमम करने जाऊंगा तो एक थॉट लोगों के दिमाग में आता है, सर मतलब मेरे को ऊपर की तरफ 20 दे देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल 20 मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी और आंसर आ जाएगा, राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। पर अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में ही नहीं आपका आंसर 90 डिग्री, तो गड़बड़ होगी ना। आपने सोचा सर अगर मैं 90 डिग्री पे ऊपर फायर कर दूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20, नेट वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने आपको जब 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है ये बताया था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी साथ में, क्या कंडीशन क्या है, स्पीड सेम होनी चाहिए हर डायरेक्शन में। यहां देखिए, यस सर। जब आपने सीधे ऊपर फायर किया तो वेलोसिटी कितनी है, 20√2, है ना। और अगर आप हॉरिजॉन्टली फायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40। 40। क्या हर एक एंगल पे फायर करने पे स्पीड सेम है, नहीं। नो सर। इसका मतलब क्या है, आप इसमें कोई रिजल्ट यूज कर ही नहीं सकते अपना, ठीक है।
समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा जो रेंज है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इक्वेशन आपको समझ में आती कि नहीं आती मुझे बताइएगा। रेंज इज इक्वल टू 20 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये समझ में आया? यस सर, आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बिल्कुल नहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये, 20 टाइम्स टाइम है ये। मैंने बोला ये ऐसे तो गिर ही रहा था, साथ ही साथ इसको इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी भी मिल गई है, कार की भी मिल गई है, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज थी उसमें कार की वेलोसिटी वाली रेंज ऐड कर दो, नेट रेंज आ गया। आया है कि नहीं आया? यस सर। दैट इज इक्वल टू 20 टाइम्स 2 इंटू 20 साइन थीटा बाय जी प्लस 20 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखिए, ये तो 20 इंटू 2 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बाय जी कॉमन आ गया, राइट? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 स्क्वायर, 2 इंटू 20 स्क्वायर बाय जी, ये तो कॉमन आ गया, इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट? यस सर। इसको मुझे मैक्सिमम करना है, इस क्वांटिटी को मुझे मैक्सिमम करना है ना? या यस कॉमन ना ही लो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में फिर से आप अलग अलग ही करोगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसे मैक्सिमम करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा, आएगा कॉस थीटा प्लस उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस रहेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे दिख रहा है? तो क्योंकि बेटा मेरे को पता है थीटा कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉस 2 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। सर ये समझ में आई 20 बात? टी कैसे है सर, और एक बार बता दीजिए। हाँ, सर 20 टी कैसे लिखे सर, आप और एक बार बता दीजिए। देखो यार, इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है उस पे तो फर्क पड़ा नहीं कार के मोशन का, है ना? यस सर। साथ में इसमें 20 ऐड हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर। तो इससे आया टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें आप उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई किया और 20 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। जब इसको आप इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को 20 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल रेंज आ जाएगा, प्लस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 टी आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, 2u साइन 2uy बाई जी इंटू 20 प्लस 20 कॉस थीटा, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? मैंने डायग्राम बनाए बिना लिखने की कोशिश की इसलिए ऐसा लिख दिया। डायग्राम बना के तो मैं भी ऐसे ही लिखता, क्या लिखता, 2uy इंटू ux बाई जी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 साइन थीटा बाई जी इंटू 20 प्लस 20 कॉस थीटा, यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखना, ठीक है? यस सर। तो और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? आज बेटा क्लास खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। आपकी क्लास है ना 10 Thank you, मिनट में, sir. इसलिए बन रहा है।